हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA-BSc फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर 8 से लेके और आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। 1 से 7 पेजेस मैं फर्स्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 9 के। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमारा ग्रुप्स एंड रिंग्स। तो चलिए आज इस पेज नंबर 8 पे पहली चीज क्या है, सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इन RX। देखो ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। RX का मतलब क्या है? द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर R, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जहाँ पे कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे? R से। और ये R क्या होता है? यहाँ पे रिंग होता है। ये सब हमें पता है। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन RX, ये तो हमें पता है, इसमें पॉलिनोमियल्स होते हैं जहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो R से आते हैं, रिंग से आते हैं। अब सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स यानी x की कोई पावर ना हो, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स लिया है और जहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे? सेट ऑफ रियल नंबर से। तो कोफिशिएंट जो पॉलिनोमियल्स का सेट है वो हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं? इस टाइप से ही हम करते हैं ना, A0 प्लस A1x प्लस A2x² एंड सो ऑन AN(x) रेज टू द पावर n। यानी ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल्स आएंगे जहाँ पे जो ये कोफिशिएंट्स हैं A0, A1, A2, AN, ये सारे कहाँ से होंगे? यहाँ पे जो आपको सेट दिया गया है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक बात ध्यान रखना, जो ये कहता है ना RX, यहाँ पे R का मतलब है रिंग। तो ये रिंग कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी। तो इस टाइप का RX है, मतलब ये पॉलिनोमियल रिंग है जहाँ पे R ज़रूरी नहीं है हमेशा रियल नंबर ही हो। लेकिन जब मैं इस टाइप से डिनोट करती हूँ SS ये और फिर R, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो ये ध्यान रखना, ये रिंग है ना कि रियल नंबर। रिंग कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ है तो वो रियल नंबर्स है। तभी हमारे टीचर्स कहते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को ना ऐसे लिखा करो। तो देखो ये सब हम कर चुके हैं ना पहले। अब इनका मतलब क्या है कहने का कि कांस्टेंट चाहिए आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल चाहिए। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, कोई भी x की टर्म ना हो। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं? A0, जहाँ पे A0 देखो इस टाइप से डिफाइन करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट उस रिंग से आएगा। इन्होंने पता क्या है, एक साथ में x की पावर 0 भी लिखा हुआ है। एक्स की पावर 0 यानी ये 1 है। क्यों लिखा है इसने एक्स की पावर 0? ये बताने के लिए कि ये कांस्टेंट है। यानी एक्स की पावर 0 यानी 1, यानी एक्स की कोई पावर यहाँ पे नहीं आएगी, एक्स नहीं आएगा, सिर्फ ए एक कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है। और इसने एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलो इसकी डेफिनेशन में इसने क्या कहने की कोशिश करी है आपको कि आर कोई रिंग है, RX कोई सेट है पॉलिनोमियल्स का ओवर R। ठीक है। R डैश जहाँ पे AX रेज टू द पावर 0 टाइप की टर्म्स हैं, जहाँ पे A R से है, तो ये क्या है? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर R। लेकिन कैसा सेट है? जहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट्स एक्सेप्ट द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को छोड़ के बाकी सारे के सारे टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 0 हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस टाइप से होती है हमारी पॉलिनोमियल रिंग। लेकिन अगर हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल चाहिए तो क्या करेंगे? हम A1 को 0 रखेंगे, A2 को 0 एंड सो ऑन AN को 0। क्योंकि हमें x की कोई पावर नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो हमें इन सबको 0 पुट करना पड़ेगा ना। तो तभी इसने कहा एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी हर टर्म के कोफिशिएंट किस चीज़ के इक्वल हो जाए? 0 के। ठीक है। और जो ये कांस्टेंट है ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि A0 अगर 0 हो जाए तो 0 भी तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। तो ये 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि बाकी सारे कोफिशिएंट्स क्या हो जाने चाहिए? 0 हो जाने चाहिए। तो आप R डैश को क्या बोलोगे? सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इन RX। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसने कहा एम्बेडिंग ऑफ R इनटू RX। सबसे पहले ना हम एम्बेडेड रिंग की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। एम्बेडेड रिंग में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी रिंग R थी, वो किसी दूसरे रिंग R डैश में एम्बेडेड कब होते थे?
अगर हमें इस रिंग आर डैश का कोई सब रिंग एस डैश मिल जाए सच दैट आर हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाए इस एस डैश के, तभी हम कहते थे ना आर इज एम्बेडेड इन आर डैश। तो वैसे ही कुछ यहाँ होगा। जब आपको ये दिखाना है कि जो आर है वो क्या है, एम्बेडेड है किसी आर एक्स के अंदर, ये हमें दिखाना है। अब देखो, अब इसमें से हम क्या लेंगे वो देखते हैं। ये रिंग थी तो हमने क्या ली थी, सब रिंग। सब रिंग मतलब इसका सबसेट हो लेकिन रिंग की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये भी तो एक रिंग है ना, तो ये भी रिंग होनी चाहिए और ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स, जो अभी हमने पढ़ा है। क्यों, क्योंकि वो इसका सबसेट भी है। सबसेट तो है ही ना, इसमें सारे पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। और दूसरी बात, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स का सेट है और उसमें भी पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, यानी कुछ कुछ ऐसा ही हो गया। तो इस केस में अगर हमें ये दिखाना है कि आर एम्बेडेड है आर एक्स में, यानी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो हम क्या लेंगे इसके अंदर से, सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर डैश, और फिर ये दिखाएंगे कि आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। और ये चीज़ इन्होंने आपको बता भी दी है कि अगर आर कोई आर्बिट्रेरी रिंग है और आर एक्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर आर। कॉरस्पॉन्डिंग रिंग क्यों कहा, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो ये रिंग है ना वही यहाँ पे है, यानी इस जो पॉलिनोमियल्स में कॉन्स्टेंट्स आएंगे ना वो इसी रिंग से आएंगे, यानी वही रिंग उठाई है और उसी रिंग से हमने रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाया है। और आर डैश हमने क्या लिया, सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इन आर एक्स, यही मैंने आपको भी बताया था। वहाँ हम सब रिंग लेते हैं, यहाँ हम सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स लेंगे। देन तो आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू आर। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये दिखाना है कि आर कैन बी एम्बेडेड इनटू आर एक्स, तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। उसको हमने आर डैश से डिनोट किया था ना ऊपर भी, आर डैश से। तो आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, आपने अब ये दिखाना है। देखो आइसोमॉर्फिक जहाँ प्रूव करना होता है आपको पता है, बहुत ही इजी चीज़ है। क्या हमें प्रूव करना होता है आइसोमॉर्फिक के लिए, क्या क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म के लिए, तीन चीज़ें होती हैं, होमोमॉर्फिज्म, वन वन एंड ऑन टू। यानी अगर हम क्या करें, इस आर से आर डैश पे कोई फंक्शन डिफाइन कर दें और उस फंक्शन को हम होमोमॉर्फिज्म दिखा दें, वन वन दिखा दें और ऑन टू दिखा दें, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे ना। तो देखो आर डैश आपके पास क्या है, सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, इसका मतलब सबका कोफिशिएंट जीरो होगा कांस्टेंट टर्म को छोड़ के। मैपिंग आपने डिफाइन करनी पड़ेगी, मैंने आपको अभी बताया कैसे डिफाइन करोगे कि एफ ऑफ ए के ऊपर एफ लगाओ और वो किस चीज़ के इक्वल आ जाए, ए एक्स की पावर जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो वैसे एक कायदे से देखा जाए तो ये क्या है, ए ही तो है, बाकी सारे टर्म जीरो और ये क्या है, ए है, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू ए। लेकिन हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, ये भी सोचने वाली बात है ना, क्यों लिखा, क्योंकि आर से आर डैश पे फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे तो आप लोगे आर का कोई एलिमेंट, तो वो तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, कोई तामझाम करने की ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि रिंग है, सिंपली हमने कोई एलिमेंट उठाया है। लेकिन आर डैश क्या है, सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ए नहीं लिख सकते, जैसे आपने डिफाइन किया था हमने वैसे ही हमने इसका एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है इसका, तो वो इसी फॉर्म का होगा ना, तो इसीलिए ए को भी हमें इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। डायरेक्टली आप ए नहीं लिखोगे, रीज़न यही है ऐसा लिखने का, पॉलिनोमियल की फॉर्म में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की फॉर्म में, क्योंकि ये आर डैश का एलिमेंट है। अब इसको होमोमॉर्फिज्म वन वन और ऑन टू दिखा दो। पहले इन्होंने वन वन दिखाया हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट्स पर फंक्शन को सेम ले लेते हैं और फिर उन पॉइंट्स को ही सेम दिखाते हैं, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ये होगा, एफ ऑफ बी ये होगा, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, दिस इज वन वन। ऑब्वियसली ये ऑन टू होगा, क्योंकि वैसा देखा जाए तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए ही तो है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो वहाँ पे वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली, तो इसलिए ऑन टू तो ये है। अब लास्ट रह गया हमारा होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये तो हम कर लेंगे। हमने इस टाइप से लिखा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिखते हैं ना हम, एफ जिसके ऊपर लगाया जाता है वो जो कोफिशिएंट है वो यहाँ वही आता है, तो ए प्लस बी बाकी सब सेम, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, ये एफ ऑफ ए है ये एफ ऑफ बी है।
मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग कर सकते हो, एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है। सो ये आइसोमॉर्फिज्म हो गई, यानी आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, दस वी कैन से दैट आर कैन बी एम्बेडेड इन आर एक्स, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर आर। ठीक है, सेट नहीं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ आर ही बोलोगे आप। देखो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स ओवर इंटीग्रल डोमेन। देखो अभी तक हमने क्या बात की, आर एक्स की बात की ना, यानी इस टाइप के ये बात की थी, यानी ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल्स आएंगे जहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस आर रिंग से आएंगे। अब बस कुछ नहीं होगा, इसने इस रिंग से आगे इसको बढ़ाना है और इसको इंटीग्रल डोमेन बता देना है। यानी ये रिंग तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी तो हो सकती है ना रिंग के अलावा भी। यानी इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं। रिंग होनी चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिविटी, एंड फोर्थ चीज़ क्या होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये चारों प्रॉपर्टी ये रिंग सेटिस्फाई करती है। एक तो ये रिंग वाली होगी और 3 एक्स्ट्रा सेटिस्फाई करती है, तो ये क्या बन जाता है, इंटीग्रल डोमेन। तो अब हम क्या कहेंगे कि आर हमारा अगर इंटीग्रल डोमेन है तो जो इसके ओवर हम ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाएंगे ना, वो भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, इंटीग्रल डोमेन आपने किसी को भी प्रूव करना है तो मैंने आपको अभी बताया 4 प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है कि ये 4 को सेटिस्फाई करता है। पहली, ये रिंग बनाता है, दूसरा कॉम्पिटिटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड फोर्थ वन इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो वही इसने कहा, अब हम चारों को और फिर प्रूव कर देंगे अपने आप। फिर हम क्या कह सकते हैं कि आर एक्स इज इंटीग्रल डोमेन। अब लेट करके चलो आर इंटीग्रल डोमेन है क्योंकि इसने बोला है, इसका मतलब ये कॉम्पिटिटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। चारों प्रॉपर्टी लिख दी इसने, कॉम्पिटिटिविटी, रिंग लिख दिया, यूनिटी एलिमेंट लिख दिया एंड विदाउट जीरो डिवाइजर लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रल डोमेन है। अब इसको और दिखा दो ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सो हाउ वी विल प्रूव दैट, 3 एलिमेंट आपने इसके लिए। अब देखो आर अगर रिंग है तो आर एक्स भी एक रिंग होगा, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। पेज नंबर 5 पे हमने पिछले लेक्चर में किया था ना, ये सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सेटिस्फाई कराया था। अब बार बार आपको दूसरी वीडियोस पर नहीं जाना पड़ेगा, यही देख लो। 5th ये थी, 6th, फिर हम 7th पे आए थे, ये वाला हमने प्रूव किया था डिस्ट्रीब्यूटिविटी। एज प्रॉपर्टीज होती है ना रिंग की, यानी फर्स्ट तो होगी। सेकेंड हमने क्या दिखानी है, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, देखो किसी को भी कॉम्पिटिटिव दिखाना है, कैसे दिखाते हो, उसके 2 एलिमेंट ले लो, तो वो अगर आप उनको आगे पीछे लिख सकते हो तो वो अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव है। यानी आपने इसके 2 एलिमेंट ले रखे हैं, 3 ले रखे हैं, लेकिन हमें 2 ही चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स। तो अगर आप एफ एक्स जी एक्स को जी एक्स एफ एक्स के इक्वल दिखा देते हो तो ये कॉम्पिटिटिव है। देखो अब एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या है, इस चीज़ के इक्वल है। ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी ना पीछे कि जब आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो वो इस चीज़ के इक्वल हो जाता है। देखो जब हमने एसोसिएटिविटी पढ़ी थी ना पेज नंबर 6 पे, तो इनकी मल्टीप्लाई की थी, ऐसा लिखा था। फिर इनको ना हमने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया था जहाँ पे डी के इज इक्वल टू दिस, यानी डायरेक्टली आप इनकी मल्टीप्लिकेशन को क्या लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो जहाँ पे हर कोई डी के किस चीज़ के इक्वल है, समेशन ए आई बी जे आई प्लस जे इज इक्वल टू के। ये हमने माना हुआ है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इनके प्रोडक्ट को ना एक ही नाम दे दो, बार बार 2 चीज़ें लिखते रहोगे, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को एक नाम दे दो ना। और ये मैं काफ़ी अच्छे से आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा तो अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इससे पहले वाला लेक्चर आप चेक कर लेना। तो ये तो हमने वहाँ से लिख दिया। अब डी के, जहाँ पे डी के इस चीज़ के इक्वल है, तो देखो डी के इस चीज़ के इक्वल है तो इसको ए आई इंटू बी जे को अब बी जे इंटू ए आई भी तो लिख सकते हो। तो पहले तो इसने क्या किया, डी के की वैल्यू रखी, डी के की वैल्यू क्या है, ए आई बी जे, तो ए आई बी जे एक्स रेज टू द पावर के, और यहाँ पे समीशन आ गया। फिर हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लिकेशन को आगे पीछे कर दिया, क्योंकि आर तो कॉम्पिटिटिव है ना, आगे पीछे आप लिख सकते हो, ये दोनों एलिमेंट है आर के और आर कॉम्पिटिटिव है, तो ए आई बी जे इक्वल टू बी जे ए आई, तो और ये क्या है, जी एक्स इंटू एफ एक्स है, तो ये कॉम्पिटिटिव हो गया। अब हम बात करते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर की।
आगे पीछे लिख रखी है इन्होंने, आप पहले यूनिटी वाला भी कर सकते हो, इन्होंने वो चीज़ अगले पेज पे दी हुई है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। एफ एक्स देखो हमने दो पोलिनोम कहाँ से लिए हैं, आर एक्स से। ये क्या है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी ये क्या होंगे, पोलिनोमियल्स होंगे, जहाँ पे कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे, आर से। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया भी था, जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है ना वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। ए एन नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बी एम भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गए, ये मान लो ज़ीरो हो गया, तो इसकी डिग्री एन तो रही ना, एन तो रही ही नहीं सॉरी, और इसकी डिग्री एम नहीं रही, क्योंकि अगर इनके कोफिशिएंट ज़ीरो हो गए तो ये टर्म तो ख़त्म हो गई, तो इसकी डिग्री या तो n-1 होगी या n-2 होगी, कुछ भी हो सकती है, n तो होगी नहीं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अगर ज़ीरो हो गया तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर उसकी डिग्री n है तो वो जो कोफिशिएंट है ना x रेज़ टू द पावर n का, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसका मतलब डिग्री n है, इसकी डिग्री m है। विदाउट जीरो डिवाइजर आपने दिखाना है, क्या दिखाते हैं उसके लिए, ये किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो है ना तो उनमें से एक तो ज़ीरो होगा ही होगा। पहले ना इनकी मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन इस चीज़ के इक्वल होगी, ये तो हम देख चुके हैं, अभी पीछे देखा ना हमने, पीछे क्या कहा था इसने, समेशन i प्लस जे इज, देखो यहाँ दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसने डायरेक्टली लिख दिया, तो ये चीज़ इसने लिखी। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ए एन और बी एम दोनों ही नॉन ज़ीरो हमने लिए थे, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट्स थे ना, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म के कोफिशिएंट्स थे। तो अगर ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन ज़ीरो होगी। ये वैसे नहीं लिख सकते आप, क्योंकि विदाउट ज़ीरो डिवाइजर है आर, इसलिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं। देखो अब जो ए एन और बी एम थे दोनों के दोनों किसके एलिमेंट्स थे, आर के, और आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, यानी वो विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो है ना, देन आइदर ए एन इक्वल टू जीरो और बी एम इक्वल टू जीरो। अब जहाँ पे कोई भी चीज़ होल्ड करती है ना तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी हमेशा ही होल्ड करता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या, ध्यान से समझना, बताया भी मैंने आपको, एक बार बताया भी है, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। यानी अगर ये चीज़ इसको इम्प्लाई करती है तो इस चीज़ की नेगेशन, इस चीज़ का उल्टा इस चीज़ के नेगेशन यानी इस चीज़ के उल्टे को अप्लाई करेगा। मतलब अगर ए एन और बी एम नॉन ज़ीरो हो जाते हैं, यानी इनका रिवर्स हो गया ना, ये तो बोल रहा है ज़ीरो, हमने कहा कि ए एन और बी एम दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी कि इनकी प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी चीज़ होल्ड करती है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा होल्ड करता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या, इफ दिस थिंग इम्प्लाइज दिस, देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेट्स दैट नेगेशन ऑफ दिस थिंग इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ दिस थिंग। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे यूज़ करी है। अब ये मैथ है, हर जगह आप किसी भी चीज़ का ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है ना, वो हमने अभी देखा है। अब देखो अगर ऐसा है, ये नॉन ज़ीरो है और ए एन बी एम क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट। अब इस हाईएस्ट डिग्री के टर्म का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या ये कभी ज़ीरो पॉलिनोमियल हो सकता है। हमने ये कहा कि जो n प्लस m की जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई, n प्लस m। तो क्या ये कभी ज़ीरो हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स कैन नॉट बी ए ज़ीरो पोलिनोमियल, यानी एफ एक्स जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो एक्स, यानी ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है ना, ये चीज़, अब इस चीज़ में तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। n प्लस एम है ना, ये चीज़ भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि हो सकता है n प्लस एम ज़ीरो हो जाए। कैसे हो जाएगा, n प्लस एम, एक्स की पावर n प्लस एम को क्या ले सकते हो, एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर m। जब n और m ही नॉन ज़ीरो, इन्होंने कहा था पीछे कि जो डिग्री है ना इनकी, इसकी n है और इसकी m है, और ये कोफिशिएंट्स नॉन ज़ीरो हैं। जब ना ये ज़ीरो पोलिनोमियल और ना ये ज़ीरो पोलिनोमियल, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो पोलिनोमियल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो एफ एक्स जी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो पोलिनोमियल। अब इसकी डिग्री भी ज़ीरो से बड़ी है, इसकी भी ज़ीरो से बड़ी है, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं आ रही है ज़ीरो पोलिनोमियल के। इसका मतलब ना तो ये ज़ीरो पोलिनोमियल के इक्वल है और ना ही ये ज़ीरो पोलिनोमियल के इक्वल। सो इट फॉलोज दैट आर एक्स इज विदाउट ज़ीरो डिवाइजर।
हमें प्रूव क्या करना था कि जब किन्हीं दो चीज़ों के प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कोई एक ज़ीरो होगा। लेकिन ये भी चीज़ हमने वहाँ ये चीज़ प्रूव करनी थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसलिए हमने एक दूसरी चीज़ प्रूव करनी ठीक समझी, और ये भी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र को ही प्रूव करता है कि जब उनके प्रोडक्ट ही नॉन ज़ीरो है तो ना तो ये ज़ीरो होगा और ना ये ज़ीरो होगा। इनमें से कोई एक या दोनों ज़ीरो तभी होंगे जब इनके प्रोडक्ट क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है प्रूव करना इस केस में, इसलिए हमने ये प्रूव किया कि जब इनके प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है तो ना तो ये ज़ीरो है और ना ही ये ज़ीरो है। यूनिटी एलिमेंट दिखा देते हैं। अब हाँ, इसके अंदर यूनिटी एलिमेंट होगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का सेट है और वन क्या होता है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, यानी ई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हो। तो ई एक्स बन गई ना यूनिटी इसकी। और किस टाइप से, कि इसकी प्रोडक्ट किसी भी पॉलिनोमियल के साथ कर लो, वही पॉलिनोमियल एज इट इज आ जाएगा। Thus simply 1 is unity and in view of 1, 2, 3 and 5, 4 यानी चारों प्रॉपर्टीज हमने दिखा दी, तो ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर R एक इंटीग्रल डोमेन है, सॉरी R इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ Rx इज इंटीग्रल डोमेन। इफ एंड ओनली इफ इसने बोल दिया यहाँ पे, मतलब अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो Rx इंटीग्रल डोमेन होगा, और अगर Rx इंटीग्रल डोमेन है तो R इंटीग्रल डोमेन होगा। ये चीज़ तो हमने अभी ऊपर प्रूव की, ऊपर वाले थ्योरम में, कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। ये तो हम ऊपर से कर सकते हैं, इन्होंने लिखा भी हुआ है। कन्वर्सली रहता है हमारा, यानी अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो अब हमें ये प्रूव करना रहता है कि R भी क्या होगा, हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा। डायरेक्टली प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगा कि इसको प्रूव करते हैं। देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे। हमें यहाँ पे मानना है कि जो Rx है वो इंटीग्रल डोमेन है, और हमें प्रूफ ये करना है कि R जो है वो हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसा कि हम जानते हैं R इज एम्बेडेड इनटू Rx, ये तो हमने अभी प्रूव किया कि R को आप एम्बेड कर सकते हो Rx के अंदर। अब एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, यानी आप इसका कोई सबसेट उठा सकते हो और R क्या है, उसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। जैसे हमने वहाँ पे R डैश उठाया था, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसका कोई सबसेट उठा सकते हो सच दैट R जो है वो उस S के क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक। ये तो एम्बेडेड की डेफिनेशन ही इसने लगाई ना। अब देखो ध्यान से समझना, अब इंटीग्रल डोमेन का हर सबसेट खुद भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा, और R क्या है, सॉरी जो Rx क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, और S किसका सबसेट है, Rx का। जब Rx इंटीग्रल डोमेन है तो उसका सबसेट भी तो इंटीग्रल डोमेन होगा ना। देयरफॉर S एक इंटीग्रल डोमेन है, और S क्या है, R के आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है, ऑन-टू भी है, यानी ये दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं एक दूसरे से। यानी अगर ये इंटीग्रल डोमेन हो जाता है S और दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, तो R भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। कोई भी दो चीज़ें आइसोमॉर्फिक है ना, तो अगर आप कोई चीज़, हर चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी अगर आप इसके बारे में बोल रहे हो तो वो इसके लिए भी ट्रू हो जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें क्या होती हैं, अगर वो आइसोमॉर्फिक हैं तो वो एक दोनों के लिए वर्क करती है। यानी ऐसे अगर इंटीग्रल डोमेन है तो R भी हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। बहुत ही ईजी चीज़ थी, एम्बेडेड की डेफिनेशन लगाई, और फिर हमने कहा कि जैसा कि Rx का सबसेट है और Rx इंटीग्रल डोमेन है तो S भी इंटीग्रल डोमेन होगा, और ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, S इंटीग्रल डोमेन तो R भी हमारा क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। सो R इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट इसने कहा अगर F कोई फील्ड है, अब ये फील्ड पे आ गया है, यानी रिंग तो है ही, अब हम क्या करेंगे, रिंग में ना कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज ऐड करके देखते रहेंगे और फिर देखेंगे कि उनसे बनने वाला पॉलिनोमियल पे क्या फ़र्क पड़ता है। इंटीग्रल डोमेन हमने देख लिया कि अगर आप रिंग की बजाय उसको इंटीग्रल डोमेन बना देते हो तो वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स भी इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। अभी आ गया फील्ड पे, यानी रिंग में 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, फील्ड में कितनी हो जाती है, 11, 3 और ऐड हो जाती है ना। अगर ये फील्ड बन जाता है तो ये जो सेट है, यानी इसकी हेल्प से जो पॉलिनोमियल बनाओगे, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनका कोफिशिएंट इस फील्ड से आएगा, तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा। यानी उसमें तो था अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर ये फील्ड है तो ये क्या फॉर्म करेगा, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा। अब ये तो हमें पता है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन,
जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यानी एफ क्या बन गया, इंटीग्रल डोमेन। और ये तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन है उससे आप पॉलिनोमियल्स का सेट बना रहे हो तो वो भी तो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इसीलिए ये तो इसी से प्रूव हो जाएगा, ऊपर वाले से, इधर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड। जब आप पॉलिनोमियल्स ओवर फील्ड की बात करते हो, यानी एफ अगर कोई फील्ड है तो एफ एक्स मे नॉट बी अ फील्ड, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो एफ एक्स है वो भी हमारा क्या होगा, एक फील्ड होगा। ये इसने अभी कहा, क्योंकि अभी इसने कहा ना कि एफ अगर फील्ड है तो जो एफ एक्स है वो क्या फॉर्म करेगा, इंटीग्रल डोमेन। तो हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन था तो वो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म कर रहा है, तो अगर ये फील्ड है तो क्या ये भी फील्ड फॉर्म करेगा? ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, चलिए इसका एक प्रूफ देख के देखते हैं। मान लो ये फील्ड है, वी कैन शो दैट ये रिंग तो होगी ही होगी। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये फील्ड है। फील्ड है तो फील्ड होने से पहले एफ रिंग भी तो है, और एफ कोई रिंग है तो एफ से बनने वाले जो पोलिनोमियल्स का सेट है वो भी एक रिंग होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। यानी एफ एक्स रिंग तो हो गया। अब इसको फील्ड प्रूव करना है आपने, तो फील्ड प्रूव करने के लिए मेन चीज़ क्या है, 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा होती हैं। हम यही दिखा देंगे जो उनमें से एक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो चीज़ ही यहाँ पे होल्ड नहीं करती। बाकी दो को तो एक बार के लिए साइड में ही रख दो। कैसे, देखो, कोई पोलिनोमियल उठाओ आप, यहाँ से आपने एफ एक्स कोई पोलिनोमियल उठा लिया। एफ एक्स क्या होगा, 0 + 1x + 0x² + 0x³ एंड सो ऑन। यानी ये कैसा पोलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना। देखो बाकी सारे कोफिशिएंट 0 हैं, तो ये क्या है, हमने सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू एक्स मानना है, जिसको क्या लिख सकते हो, 0 + 1 × x, 0 × x² एंड 0 × x³ एंड सो ऑन। अब देखो, लेट करके चलो जी एक्स को एक पोलिनोमियल ऐसा, इसको अच्छे से मानना है जैसा हम मानते हैं जनरल, b0 + b1x + b2x² एंड सो ऑन। ये हमने मान लिया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी हमें ये प्रूव करना है ना, हर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जी एक्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, यानी यूनिटी के। यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू c0 + c1x + c2x² एंड सो ऑन। यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आए वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, यूनिटी एलिमेंट की। ये यूनिटी एलिमेंट होता है ना। अब ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो कंपेयर करो, c0 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, और बाकी सारे 0 है ना, यानी c1, सॉरी क्या कहा इसने यहाँ पे, c0 तो 1 होना चाहिए, हाँ। और कंपेयर करेंगे ना तो ये जो है c1, c2, c3 ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0। ऑब्वियस सी बात है, इसकी इक्वल इनकी मल्टीप्लिकेशन आई, यूनिटी ये है, तो कंपेयर करोगे तो c0 1 और बाकी सारे कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। बट लेकिन c0 किस चीज़ के इक्वल है, a0 × b0 के इक्वल है। ये तो हमें पता है ना। कांस्टेंट टर्म इनकी प्रोडक्ट की कब आएगी, जब इसके कांस्टेंट की इसके कांस्टेंट से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इसकी कांस्टेंट टर्म है 0, इसकी कांस्टेंट टर्म है b0। अब 0 की b0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा। c0 क्या है, 0 आ गया, लेकिन इसने कहा c0 1 आना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 0 और 1 कभी इक्वल थोड़ी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाला जो हमने पोलिनोमियल लिया, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। देयर एग्जिस्ट नो जी एक्स, कोई भी जी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता विच इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यानी एफ एक्स को अगर आप ये पोलिनोमियल मान लो तो इसके लिए कोई भी जी एक्स, यानी इसके लिए कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई। तो बाकी तो चाहे हो भी जाए, लेकिन यही नहीं हुई तो वो फील्ड तो ऑब्वियसली फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। देखो, अगर एफ कोई फील्ड है तो जो इससे पोलिनोमियल आप बनाओगे एफ एक्स, पोलिनोमियल सेट बनाओगे एफ एक्स, दिस इज अ यूक्लिडियन डोमेन या फिर यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन डोमेन और यूक्लिडियन रिंग तो सेम ही चीज़ होती है ना, ये तो हमें पता है। यानी अगर वो फील्ड है तो वो क्या फॉर्म करेगा, यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा। देखो, हम बात कर रहे हैं यूक्लिडियन रिंग की। यूक्लिडियन रिंग आई होप आपको याद है क्या क्या किया था हमने, क्या डेफिनेशन थी इसकी। कोई भी इंटीग्रल डोमेन है वो यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन कब होगा,
अगर मुझे उसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए उस इंटीग्रल डोमेन के एक नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए मिल जाए, सच दैट कि जो डी ए बी पे लगाओगे वो चीज़ बड़ी आए और डी ए पे लगाओगे वो छोटी आए, यानी डी ए इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वल भी हो सकता है, डी ए बी। बी क्या है? आर का कोई दूसरा एलिमेंट। और दूसरी कंडीशन क्या थी? यानी हर ए और बी के लिए हमें क्यू और आर में ही ऐसे मिल जाए कि या तो आर ज़ीरो हो, या तो रिमाइंडर ज़ीरो हो, या फिर डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी हो। यही चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे। तो इसने यहाँ पे क्या कहा, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पे इसने इसको फील्ड दिया है और ये हमें पता है हर फील्ड क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है। यानी फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन तो वो हो गया। यानी अब हमारी चार चीज़ों की बजाय अब तीन चीज़ें रहती हैं प्रूव करनी। पहली चीज़ हमारी वहाँ पे क्या थी कि वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, और फिर क्या था कि हर किसी ए के लिए हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए मिल जाए। यानी जो डी ए है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तीसरी ये है और चौथी ये है। तो पहली वाली तो इंटीग्रल डोमेन तो इन्होंने अपने यहाँ पे फील्ड दे दिया, इसलिए हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है तो वो इंटीग्रल डोमेन तो हो जाएगा। बाकी तीन देखते हैं। देखो, अब वो फील्ड है तो ये तो हम जानते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, हमारा इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा। एंड विद यूनिटी भी इसने लिख दिया क्योंकि फील्ड है। तो फील्ड में तो 11 प्रॉपर्टीज होती है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो जाएगा। तो इंटीग्रल डोमेन होगा और विद यूनिटी भी उसके अंदर होगी। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा डी डिफाइन करना है और फिर उस डी को क्या दिखाना है कि वो नॉन नेगेटिव है और डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी है। और अगर आप कोई क्वोशंट और रिमाइंडर आपको मिल जाता है तो या तो वो रिमाइंडर ज़ीरो होगा या फिर डी ऑफ दैट रिमाइंडर इज लेस देन डी ऑफ बी। देखो, डी आपने इस टाइप से डिफाइन कर दिया कि डी अगर किसी भी पोलिनोमियल के ऊपर लगाओगे ना वो उसकी डिग्री के इक्वल आ जाए, जहाँ पे ये नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ऐसे नहीं आप ज़ीरो पोलिनोमियल उठा के ले रहे हो। तो अगर आप नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री निकालोगे, वही हमने डी को फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब देखो, डिग्री है ऑब्वियसली हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही होगी। डिग्री नेगेटिव थोड़े ना लेते हैं हम, ज़ीरो भी हो सकती है और ज़ीरो से बड़ी भी हो सकती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी पोलिनोमियल के ऊपर डी लगाओगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि डी लगाने पे आंसर क्या आएगा? उसकी डिग्री, और डिग्री हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। अब रह गई हमारी दो चीज़ें। अब इसमें से आपने दो ही उठाए हुए हैं जहाँ पे दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो देखो, इनकी मल्टीप्लिकेशन की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, एफ एक्स क्या है? 1 प्लस एक्स है और जी एक्स क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसने स्पेशली बोला है इसका कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं है, इसका कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं है, यानी एक्स की टर्म होगी इस पोलिनोमियल में और इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर की टर्म होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालने की कोशिश करोगे तो इसमें 6 टर्म आएंगी और हाईएस्ट टर्म क्या आएगी? देखो, इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक्स क्यूब भी आएगा। ठीक है, तो तभी इसने कहा कि अगर इनके कोफिशिएंट्स नॉन ज़ीरो हैं तो इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिग्री होगी, कितनी है डिग्री? 3। वो किसकी इक्वल होगी? इसकी डिग्री और इसकी डिग्री के सम के, यानी 1 + 2 = 3। आई ना समझ? लेकिन अगर इसने ये नहीं कहा होता कि ये नॉन ज़ीरो ही होंगे, यानी मान लो ये ज़ीरो हो जाता, यानी इसका कोफिशिएंट अगर ज़ीरो है तो ये तो टर्म यहाँ से गई, तो इनकी प्रोडक्ट में हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी? एक्स स्क्वायर आएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी। तो इसकी डिग्री क्या हुई? 2। तो और इसकी डिग्री क्या हुई? 2। तो हमेशा ऐसा ज़रूर, इसमें तो है, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो प्रोडक्ट की डिग्री है वो किस चीज़ के इक्वल आए? इसकी और इसकी डिग्री के सम के इक्वल आए। तो तभी इसने कहा कि अगर ये नॉन ज़ीरो है, एफ एक्स और जी एक्स अगर नॉन ज़ीरो हैं तो उनकी प्रोडक्ट की डिग्री उन दोनों की इंडिविजुअल डिग्रीज के सम के इक्वल ही आती है। दिस इम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखो, रीज़न क्या है? जो जी एक्स की डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही है। तो किसी नॉन नेगेटिव टर्म की किसी नॉन नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और ये सिर्फ एफ एक्स है, ये एफ एक्स की मल्टीप्लाई किसी नॉन नेगेटिव टर्म के साथ है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी डिग्री या तो बड़ी होगी इससे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है अगर जी एक्स इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है ना? कभी भी ये छोटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि छोटी कब हो सकती थी? अगर हम किसी छोटी वैल्यू से क्या करते, किसी नेगेटिव वैल्यू से क्या करते, उसकी मल्टीप्लाई करते। अब जी एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती उसकी डिग्री कभी भी, तो इसलिए उसकी जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव है
तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू होगी इसके अकेली की। और डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है? डिग्री ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये क्या है? डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी दिखा दी कि डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी। हो गया ना। अब लास्ट काम हमारा क्या बचा है? डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर है वो या तो ज़ीरो होगा या फिर उसकी जो डी ऑफ आर है वो लेस देन डी ऑफ बी होगी। इसने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। डी ऑफ आर क्या था? डिग्री ऑफ आर एक्स। और डी ऑफ बी क्या है? डिग्री ऑफ जी एक्स। बी क्या होता है? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो जी एक्स से डिवाइड किया ना हमने, तो जी एक्स। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप ये डिवाइड कर रहे हो तो या तो ये जीरो आना चाहिए या फिर जो इसकी डिग्री है इसकी डिग्री से लेस आनी चाहिए। अब देखो, अब इसके लिए ही हम सारे काम करेंगे। इस पोर्शन को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर देखो, दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो इसकी डिग्री इस जी एक्स की डिग्री से कम हो और या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल हो। यही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये छोटी हो या दोनों इक्वल हो या ये बड़ी हो। अगर ये छोटी हो जाती है, देखो अगर ये छोटी है, सोच के देखना, एफ एक्स की डिग्री छोटी है, डी एक्स जी एक्स की डिग्री बड़ी है। अब छोटी चीज़ है, जैसे 3 है, 3 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 पे तो कभी चलेगा ही नहीं, 0 पे ही चलेगा हमेशा। एफ एक्स इज इक्वल टू जी, और रिमाइंडर क्या आएगा? वही एज इट इज आ जाएगा। जब 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 पे चलेगा, और रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि 3 में से 0 माइनस करो क्या आया? 3 आया। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स। यानी इस केस में तो फर्स्ट होल्ड करेगी। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट कैसे होल्ड करेगी ये भी आपको पता चला ना। कैसे? क्या कहा था? ये फर्स्ट कब होल्ड करेगा? या तो वो रिमाइंडर 0 हो जाएगी या उसकी डिग्री जी एक्स से कम हो जाए। अब रिमाइंडर 0 तो नहीं है, एफ एक्स है। यानी ये होल्ड कैसे किया? इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है ना एफ ऑफ एक्स, उसकी जो डिग्री है किससे कम है? जी एक्स से। सो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, रिमाइंडर क्या था? एफ ऑफ एक्स, और उसकी डिग्री जी एक्स से कम है, इसलिए रिमाइंडर की डिग्री जी एक्स से कम है, इसीलिए 1 होल्ड करता है इस केस के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की। लेट अस अज्यूम दैट, अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। मान के चलते हैं कि ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री एफ एक्स से कम है, उन चीज़ों के लिए फर्स्ट होल्ड करता है। यानी एफ एक्स की डिग्री आपने एम मान ली और जी एक्स कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपने एन मान ली। अब अगर जो एफ एक्स की डिग्री बड़ी है और जी एक्स की डिग्री छोटी है, ये हमने मान रखा है यहाँ पे, ठीक है। यानी जो जी एफ की डिग्री क्या है एफ एक्स की, एम है, और जो जी एक्स की डिग्री है वो एन है। तो एम जो है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल है एन के। देखो अब f1x नाम से आपने एक पॉलिनोमियल मान लिया। देखो डिफिकल्ट नहीं है, समझ लो और फिर 1-2 बार लिख के देखोगे तो आ जाएगा आपको समझ। यहाँ तक तो इजी था, आगे कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत आपको माननी पड़ेंगी और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उन पे। f1x आपने ये मान लिया। अब f1x कैसे माना है आपने कि fx में से आपने ये टर्म माइनस कर दी, ये वाली चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अब fx की आपने वैल्यू रखी, ये चीज़ है एज इट इज़, और gx की आपने वैल्यू रखी। अब आपने क्या किया, x की पावर m का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ध्यान से समझना। x की पावर m का कोफिशिएंट इधर पूरा x की पावर m का, एक तो एक पे am है, और देखो x की पावर m कब आएगी, अब x की पावर m माइनस 1 n की मल्टीप्लाई जब x की पावर n के साथ होगी तो x की पावर m ही बचेगा ना। तो कोफिशिएंट क्या आया x की पावर m का, यहाँ से am bn इनवर्स और bn। अब bn का इन्वर्स और bn किसी भी एलिमेंट की उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, आइडेंटिटी 1, तो am माइनस am 0। यानी अगर ऐसा है तो या तो f1x 0 है, क्योंकि x की पावर m का कोफिशिएंट क्या आ गया 0, तो या तो जो f1x है वो क्या है 0 के इक्वल है, और या फिर उसकी डिग्री m से कम है। डिग्री के केस में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है ना कि जहाँ तक कोफिशिएंट्स नॉन ज़ीरो हैं वहाँ तक ठीक बात है, लेकिन जहाँ पे कोफिशिएंट 0 आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन, जब कोई कोफिशिएंट आपका 0 आ गया, इसका मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो यानी उसकी जो डिग्री है ना वो उस जो कोफिशिएंट वो जिस टर्म का है उस टर्म से लेस है उसकी डिग्री,
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि x की पावर 4 पे ये कोफिशिएंट क्या आना स्टार्ट हो गया 0, यानी इसकी जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की वो 4 से क्या होगी, लेस देन होगी। और ये भी हो सकता है वो 0 पोलिनोमियल हो, ऐसा भी हो सकता है ना, 0 0 0 0 सारे 0 आ जाए, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इसका पता है कि इसका कोफिशिएंट 0 है। तो एक चीज़ तो हम श्योरली कह सकते हैं कि डिग्री जो है वो 4 से कम होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना वो 0 पोलिनोमियल ही हो, यानी सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। तो तभी इसने कहा या तो ये 0 है, 0 पोलिनोमियल है, या फिर उसकी डिग्री क्या है, m से कम है, यानी या तो वो 0 पोलिनोमियल ही होगा। और अगर वो 0 पोलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री चाहे कुछ भी आए लेकिन m से कम आएगी, क्योंकि m का कोफिशिएंट तो 0 आ गया, x की पावर m वाली टर्म तो वहां पे रही ही नहीं क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है। अब अगर ये 0 हो जाता है, ध्यान से समझना, अगर f1x 0 हो जाता है, f1x है क्या, ये चीज़, यानी ये चीज़ 0 हो जाती है, यानी fx इस चीज़ के इक्वल हो जाता है। अगर आप इसको मान लो qx, यानी जब आपने fx को gx से डिवाइड किया तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो क्या आया, ये वाला, और रिमाइंडर क्या आया 0, यानी ये फर्स्ट जो इक्वेशन है वो यहाँ पे ट्रू हो गई, क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि उन दोनों उस पोलिनोमियल को उस पोलिनोमियल से जब आप डिवाइड करो तो कोई क्वोशंट आएगा, कोई रिमाइंडर आएगा, या तो वो रिमाइंडर 0 हो या फिर d ऑफ r इज लेस देन d ऑफ b हो। अब वो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इस केस के अंदर फर्स्ट वाली चीज़ होल्ड कर गई, दूसरी चीज़ अब दूसरे केस में और दिखा दो ये चीज़ होल्ड करती है, बात खत्म। दूसरी चीज़ है क्या कि इसकी डिग्री m से कम है। अब उसकी डिग्री m से कम है, यानी उसकी डिग्री m क्या है, fx की डिग्री, यानी f1x की डिग्री fx की डिग्री से कम है। और ये चीज़ मैंने आपको भी ऊपर ही बताई थी कि हमने ये माना हुआ है कि ऐसे पॉलिनोमियल्स, ऐसे नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री लेस देन fx है उनके लिए 1 होल्ड करता है, ये हमने मान लिया है। और अभी आप कह रहे हो कि f1 की डिग्री जो fx की डिग्री है उससे कम है, तो f1 के लिए हाइपोथेसिस ट्रू होगी, ऑब्वियसली होगी ना, क्योंकि हमने माना ही हुआ है। यानी जब आप उसको से डिवाइड करोगे कोई क्वोशंट आएगा, कोई रिमाइंडर आएगा, यानी या तो rx 0 होगा या फिर उसकी डिग्री gx से कम होगी, gx मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। अब वैसे तो हमारा क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाता, लेकिन ध्यान देना हमें यहाँ पे fx चाहिए, हमें ये चाहिए कि जब हम fx को डिवाइड करेंगे ना gx से तो रिमाइंडर या तो 0 आए या फिर उसकी डिग्री gx से कम है। लेकिन ये चीज़ क्या है कि जब f1x को gx से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 होगा या फिर उसकी डिग्री gx से कम होगी, यानी f1x को हमने यहाँ पर fx में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा काम fx के लिए है। तो f1x की वैल्यू रख दो, f1x की वैल्यू क्या थी, हमने ये मानी थी, यानी ये चीज़ हमने यहाँ पे रख दी और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज। अब यहाँ पे आपको सिर्फ fx चाहिए, इसको उधर ले जाओ, fx इक्वल टू दिस, इसने कॉमन ले लिया gx प्लस rx, बस हो गया काम। यानी ये चीज़ क्या, आप इसको कोई और नाम दे दो, qx का नाम दे दो। ये क्या बताता है कि जब fx को हमने gx से डिवाइड किया तो कोई क्वोशंट आया, कोई रिमाइंडर आया, जहाँ पे रिमाइंडर या तो 0 है या फिर उसकी डिग्री उससे कम है। ये चीज़ तो हमने यही कह दी थी, ये चीज़ तो साथ ही चल रही है, जस्ट हमने f1x की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और ये चीज़ आ गई, यानी दोनों ही कंडीशंस हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो fx हमारा क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। f1x मान लेना कि आपने इसको ये मानना है, और देखो मुश्किल ये भी नहीं है, fx माइनस यहाँ पे gx की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, am और bn की पावर -1 और x की पावर m -n, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ज़्यादा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही करना और यहाँ से आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।